अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि कहते हैं कि पेड़ के अंदर ही आत्माएं अक्सर अपना निवास बनाती है और सुनसान जगह पर बैठी रहती है। जब आप उन जगहों पर पेशाब करते हो और यदि अनजाने में उनके ऊपर हो जाए तो मुसीबत आन पड़ती है, इसलिए पेशाब करने से पहले उनसे इजाजत ले लेना चाहिए। पूछ लेना चाहिए कि मैं यहाँ पर पेशाब कर सकता हूँ क्या। योग हंसते हुए कहता है, फिर आत्माएं क्या कहती है, यही कि मैं उठ जाता हूं यहां से, तुम पेशाब कर सकते हो। यार युग, तू ना हर बात को मजाक में ले, बस सीरियसली मैं सच बोल रहा हूं। अभिमन्यु कोठी के पास ही लगी झाड़ियों के पास चले जाता है और अपनी जेब खोलकर कहता है, मुझे पेशाब लगी है इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर कोई अक्षय शक्ति हो तो प्लीज चले जाए। इतना कहकर अभिमन्यु टॉयलेट करने लग जाता है। युग अभिमन्यु को वहीं पर छोड़कर कुएं के पास चले जाता है। कुएं के पास ही एक बाल्टी रखी हुई थी, जो कि बहुत पुरानी लग रही थी, उस पर जंग लगा हुआ था। युग अभी कुएं के पास पहुंचा ही था कि तभी कुएं की घिरनी अपने आप घूमने लग जाती है। उसको लगता है कि वो घिरनी हवा की वजह से हिल रही होगी, इसलिए वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। युग कुएं के पास रखी बाल्टी को उठाता है और उसे कुएं के अंदर डालने लग जाता है। वह बाल्टी को कुएं के अंदर डालने ही वाला था कि तभी उसे कुएं के अंदर से झरने का पानी गिरने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। युग हैरानी के साथ खुद से कहता है, ये कैसे हो सकता है, कुएं के अंदर से झरने के पानी गिरने की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है। युग अपना कान कुएं के पास लगाकर वह आवाज सुनने लग जाता है। कुएं के अंदर से जो झरने की आवाज सुनाई दे ही रही थी, वो आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है और धीमे धीमे एक औरत की गाना गाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। तन बदन में आग लगा दूं, मैं यक्षिणी तेरी प्यास बुझा दूं, तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब, बरसों से हूँ जागी तेरे इंतजार में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार के इकरार में। युग ये गाना सुन ही रहा था कि तभी गाने की आवाज धीमी हो जाती है और उसे कुएं के अंदर पानी पर एक लड़की का चेहरा दिखने लग जाता है। पहले तो वह चेहरा धुंधला था, पर जैसे जैसे वो क्लियर होते जा रहा था, उसे कुएं के पानी में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आने लग जाता है। युग हैरानी के साथ कहता है, यामिनी तुम। कुएं के पानी में यामिनी का चेहरा था, सिर्फ चेहरा ही नहीं, ऐसा उग रहा था जैसे कुएं के अंदर ही यामिनी थी। यामिनी का पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ था, बस उसका चेहरा ही दिख रहा था। युग धीरे से कहता है, यामिनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यामिनी फुसफुसाते हुए कहती है, आपका इंतजार। मेरा इंतजार मतलब, और तुम कुएं के अंदर कैसे गिरी। पामिनी कुछ जवाब नहीं देती, वो एक टक नजर से युग को देखते जा रही थी। युग को तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कुएं के अंदर यामिनी थी। तुम वहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हें कुएं से बाहर निकालता हूँ, घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। यामिनी धीरे से बड़े प्यार से कहती है, हो युग आओ, मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ। युग कुएं के अंदर घुसने के लिए अपने पैर कुएं के अंदर डालने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से अभिमन्यु रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, युग तू पागल हो गया है क्या, कुएं के अंदर क्यों कूद रहा है। युग कहता है, यार कूद नहीं रहा हूं, बचा रहा हूं। बचा रहा है, पर किसे। यामिनी को। यार वो कुएं के अंदर है। यामिनी कौन। यामिनी वही लड़की पार जिसके बारे में मैंने कल रात में बताया था, जिसने मेरी नदी पार करने में मदद की थी। अभी जब उसे देखा तो उसका नाम पाद आया, वो कुएं के अंदर है। अभिमन्यु कुएं के अंदर देखने लग जाता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। वो युग पर भिन्नाते हुए कहता है, ये तुझे रात में कोई दौरे वौरे तो नहीं पड़ते ना। किस लड़की की बात कर रहा है तू, कुएं के अंदर तो कोई नहीं है। पुब भी कुएं के अंदर देखते हुए कहता है, अरे यहीं पर तो थी, कहाँ गई। सच में अभिमन्यु यहीं पर थी, मैंने उससे बात भी की थी। यार युग देख, रात बहुत हो चुकी है। हो सकता है तुझको देर रात तक जागने की आदत हो, इसलिए ऐसा हो रहा हो। वो चीजें दिखाई दे रही हो जो यहाँ पर है ही नहीं। युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता है, उसे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है।
अभिमन्यु कुएं के पास रखी बाल्टी उठाता है और उससे कुएं का पानी खींचकर बकेट में भर लेता है। युग अभी भी यामिनी के बारे में ही सोच रहा था। हो सकता है ये सब मेरा वहम ही हो, वरना यामिनी यहाँ पर कैसे आ सकती है, वो भी कुएं के अंदर। अभिमन्यु उसे हिलाते हुए कहता है, अरे कहाँ खो गया, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुझसे पानी भरना हो गया, अब चले। हाँ चल जल्दी। युग और अभिमन्यु बकेट में पानी लेकर ग्रेवयार्ड कोठी में चले जाते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि काया और कछुए ने नीट ही शराब पी मारी थी। उन्होंने युग और अभिमन्यु का पानी लाने तक का इंतजार नहीं किया था। वो दोनों शराब पीकर जमीन पर ही पसर कर गहरी नींद में सो रहे थे। अभिमन्यु उन दोनों को देखते हुए कहता है, पार में दोनों तो टल्ली हो गए, अब क्या करे। क्या करे क्या मतलब, वही जो सोचा था पक्षिणी के बारे में पता लगाते हैं। और कितना पता लगाएंगे यार, तूने देखा था ना उन लेजर लाइट को अपने आप जलते हुए, इसका मतलब यह है कि वो यहीं पर है, कहीं नहीं गई है। पर यक्षिणी, बार फिर यक्षिणी, तू तो यक्षिणी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है। हमें ये तो पता चल ही गया है ना कि यक्षिणी यहीं पर है। हाँ पर ये तो पता नहीं चला है ना कि वो कहाँ पर है, किस कमरे में। यार रूम नंबर 666 में ही होगी ना। घर अभी तूने देखा था ना, लेजर लाइट हर जगह जल रही थी, फिर वो एक जगह कैसे हो सकती है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार हो सकता है कि यह सब उसकी शक्तियों की वजह से हो रहा हो। भूल मत, उसके पास शैतानी शक्तियों के साथ साथ दैवीय शक्ति भी है। वो बहुत शक्तिशाली है, कमरे के अंदर कैद होकर भी वो बहुत कुछ कर सकती है, और ये ग्रेवयार्ड कोठी भी तो उसका दूसरा ठिकाना ही था, तो इस कोठी की चीजों पर तो उसका वश होगा ही ना। हाँ यार बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर फिर भी जब तक मैं पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाता कि यक्षिणी अपने कमरे में ही कैद है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। अभिमन्यु उबासी लेते हुए कहता है, तो यार 3 दिन है ना अभी हमारे पास, पूर्णिमा आने से पहले पता लगा लेंगे कि वो किस कमरे में है। अब मैं सोने जा रहा और तू भी चल, वरना क्या पता फिर तुझे वो तेरी यामिनी दिखने लगे। इतना कहकर अभिमन्यु युग के कमरे में सोने चले जाता है और युग भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। सुबह हो गई थी और सुबह के 7 बज रहे थे। अमोदिता और रजनी किचन में थे और नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। अमोदिता गर्मा गर्म भजिए तल रही थी, जिसकी खुशबू से पूरा किचन महक रहा था। रजनी अमोदिता से पूछती है, युग का फोन आया या नहीं। अमोदिता उदासी के साथ कहती है, नहीं आया माँ। अरे अभी तक फोन नहीं आया, जितना मैं जानती हूँ अभी तक तो काले जादू का असर हो जाना चाहिए था और फोन आ जाना चाहिए था। अमोदिता भजिया तलते हुए कहती है, माँ ये काला जादू असर तो करेगा ना, बाकी के टोटकों की तरह वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। रजनी गुस्सा करते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, टोटके कभी व्यर्थ नहीं जाते, बस उन्हें सही से करना आना चाहिए। और तू संदेह मत कर, तू भगवान पर संदेह कर सकती है पर काली शक्तियों पर नहीं। तुझे नहीं पता कितनी शक्ति होती है इस काले जादू में। तू तो ये बता, तूने पुड़िया को चौराहे पर ही फेंका था ना। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ माँ, चौराहे पर ही फेंका। रजनी बड़ी बड़ा आंखें करते हुए कहती है, देख सही सही बताना। अमोदिता की जुबान लड़खड़ाने लगती है और वो कहती है, हाँ माँ, वहीं फेंका था कसम से। अमोदिता ने इतना ही कहा था कि उसका मोबाइल बजने लग जाता है। अमोदिता अपने मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए कहती है, माँ पुग जी का फोन है, वो फोन कर रहे हैं मुझे। रजनी भिन्नाते हुए कहती है, अरे तो मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी उठाना, फोन कटेगा तब उठाएगी क्या। अमोदिता फोन उठाते हुए बड़े प्यार से कहती है, हेलो युग जी। युग की घबराती हुई आवाज सुनाई देती है, हेलो अमोदिता, कहाँ पर हो तुम। मैं तो युग जी घर पर हूँ। तो अमोदिता जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। जैसे ही अमोदिता युग के मुंह से यह बात सुनती है वो खुशी से फूले नहीं समाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ पुग जी मैं आती हूँ, पर हुआ क्या आप बताएंगे। अमोदिता, मैं अभी तुम्हें फोन पर कुछ नहीं बता सकता, तुम बस जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ,
मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। ठीक है युग जी, मैं अभी निकलती हूँ यहाँ से। हो अमोदिता, जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। युग का फोन कट हो जाता है। जैसे ही फोन कट होता है, अमोदिता खुश होते हुए रजनी से कहती है, माँ आपने तो बिल्कुल ठीक कहा था। युग जी तो मेरे ही नाम की माला जपते जा रहे हैं। वो तो रुक ही नहीं रहे थे, कह रहे थे जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। ये काला जादू तो सच में काम करता है। देखा मेरे काले जादू का कमाल। अब तू देर मत कर, जल्दी जा और देख कर आ युग को किस चीज की जरूरत है और सुन, उसे जो भी चाहिए हो दे देना। रजनी की बात सुनकर अमोदिता शर्माने लग जाती है। रजनी अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, अरे तू तो अभी से शर्माने लग गई। मेरी बात ध्यान से सुन ले, ज्यादा शर्माना वरना मत, जो मांगे बिना सोचे समझे दे देना, मेरा मतलब समझ रही है ना तू। ये आजकल के लड़के बड़े उतावले होते हैं, बस एक बार युग एक गलत कदम उठा ले, फिर देखना कैसे तेरी उसके साथ शादी करवाती। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतना कहकर अमोदिता वहां से ग्रेवयार्ड कोठी की ओर जाने के लिए रवाना हो जाती है। जैसे जैसे उसके कदम ग्रेवयार्ड कोठी की ओर बढ़ते जा रहे थे, उसके मन में ख्याली पुलाव पकते जा रहे थे। यो सोचते जा रही थी कि युग ने उसे ग्रेवयार्ड कोठी में क्यों बुलाया था, आखिर वो उसके साथ क्या करने वाला था। कुछ ही देर में वो ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटाती है। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि दरवाजे पर कछुआ खड़ा हुआ था। अमोदिता युग के बचपन के सारे दोस्तों को जानती थी, क्योंकि वो भी बचपन में युग के साथ ही स्कूल में पढ़ा करती थी। युग के दोस्त भी उसे पहचानते थे। अमोदिता कछुए को ग्रेवयार्ड कोठी में देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपना मुंह फाड़ते हुए नेपाली में कहती है, अरे कछुआ तिमी यहाँ के तपाई गर्दहु नुहुंच। कछुआ अमोदिता को बताता कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उससे पहले ही युग की आवाज सुनाई देती है, अरे अमोदिता तुम आ गई, जल्दी आओ अंदर। युग की आवाज सुनकर अमोदिता झट से कोठी के अंदर चले जाती है। कोठी में वो देखती है कि वहां पर युग खड़ा हुआ था। युग को देखकर लग रहा था कि वो बड़ी बेसब्री से अमोदिता का ही इंतजार कर रहा था। पुग अमोदिता का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जल्दी चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, माँ ने जैसा कहा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। युग जी तो बहुत तेज निकले, मुझे सीधे कमरे में ले जा रहे हैं और इन्हें तो शर्म भी नहीं आ रही, अपने दोस्तों के सामने ही ऐसा बोल रहे हैं। चलो अच्छा ही है, मेरे पास सबूत भी रहेगा कि युग जी के दोस्त भी वहीं पर थे जब वो मेरे साथ वो सब कर रहे थे। हॉल से युग के कमरे तक जाने तक ना जाने कितने मनगढ़ंत ख्याल अमोदिता के मन में आ गए थे, और वो तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि काले जादू ने अपना काम कर दिया था, युग को उसका दीवाना बना दिया था। जब अमोदिता युग के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि युग के बिस्तर पर अभिमन्यु और काया थे। काया लेटा हुआ था और अभिमन्यु उसके दोनों हाथ पकड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कहीं जाने से रोक रहा हो। काया अपने चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान लाते हुए कहता है, अमोदिता अमोदिता मेरी अमोदिता। काया अमोदिता का नाम बार बार बड़बड़ाए जा रहा था और अभिमन्यु अपने हाथों से उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा था। अमोदिता युग से कोई सवाल पूछती उससे पहले ही युग कहता है, वो अमोदिता देखो ना ये काया को क्या हो गया है, जब से उठा है तुम्हारे नाम की ही माला जपे जा रहा है। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कछुआ बीच में टोकते हुए कहता है, हो अमोदिता, इतना तो कोई भगवान को याद नहीं करता जितनी बार सुबह से इसने तुम्हें कर लिया है। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैंने सोचा इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, फिर ये अभिमन्यु ने बताया कि आसपास के गांव में तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, तुम ही हो जो सबका इलाज करती हो। फिर मुझे याद आया कि तुम्हारा नंबर कल सेव किया था मैंने, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। अब तुम ही देखो क्या हुआ है इस काया को। अभिमन्यु अपना हाथ दबाते हुए कहता है, हाँ अमोदिता, मैं तो थक गया हूँ इसे पकड़ के बैठने में, अगर इसे पकड़ता नहीं तो ये सीधा तुम्हारे घर आ जाता, पता नहीं क्या हुआ है इसे, तुम्हारे ही नाम की रट लगाया हुआ है।
युग की बातें सुनकर अमोदिता दंग हो गई थी। वो यही सोच रही थी कि जो काला जादू युग पर होना चाहिए था वह काया पर कैसे हो गया था, ऐसा कैसे हो सकता है। काया अमोदिता का नाम बड़बड़ाते हुए कहता है, अमोदिता, मेरी प्यारी अमोदिता। अभिमन्यु काया के मुंह से फिर से अमोदिता का नाम सुनकर कुछ सोचते हुए कहता है, यार ये काया को किसी ने अमोदिता के नाम की मोहिनी तो नहीं दे दी। अभिमन्यु की बात सुनकर अमोदिता घबराने लग जाती है। वो सोचने लग जाती है कि कहीं अभिमन्यु युग के सामने उसकी पोल न खोल दे, क्योंकि अभिमन्यु को सब पता था कि गांव में क्या क्या होता था। युग हैरानी के साथ कहता है, ये मोहिनी क्या होती है यार, कोई लड़की वड़की है क्या। अभिमन्यु कहता है, ये मोहिनी कोई लड़की वड़की नहीं है बल्कि एक प्रकार का। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कछुआ फटाक से बीच में बोल पड़ता है, यार युग तुझे मोहिनी नहीं पता, यहाँ गांव में तो मोहिनी देना आम बात है। अपने बंगलामुडा और रोनकोमुचा गांव में तो सबसे ज्यादा दी जाती है। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार नहीं पता तभी तो पूछ रहा हूं ना। अभिमन्यु बताना यार क्या है ये मोहिनी। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, सार ये जो मोहिनी है ना, ये एक प्रकार से टोना होता है। जब किसी को अपने वश में करना हो तब ये किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार से होता है, जिसमें किसी के बाल के साथ, नाखून के साथ या खाने में कुछ मिलाकर दिया जाता है, पर इसका मेन मकसद सिर्फ एक होता है और वो है वश में करना। इसे मोहिनी देना कहा जाता है। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि तभी काया फिर बड़बड़ाने लग जाती है, अमोदिता, अमोदिता, मेरी जान अमोदिता। अभिमन्यु अपने हाथों से उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, वो तुझे तो पता ही होगा, एक बार असुरों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया था और सब राक्षसों को अपने वश में कर लिया था। तभी से लोग अपना मनचाहा प्यार पाने के लिए मोहिनी साधना का प्रयोग करते हैं। इसमें कलुआ मोहिनी साधना, विश्व मोहिनी साधना, तेल मोहिनी साचना और भी कई साधना होती है। कछुआ अमोदिता को पूरते हुए कहता है, पर यार एक बात समझ नहीं आई, ये काया अमोदिता का नाम क्यों बड़बड़ा रहा है। काया को अमोदिता के नाम की मोहिनी किसने दी होगी और क्यों। अपना नाम सुनकर अमोदिता बहुत घबरा गई थी। उसके हाथ पैर कंपकपाने लग गए थे। वो उन्हें अपनी बातों में उलझाते हुए कहती है, ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, भला आज के जमाने में थोड़ी ये सब होता है। युग जी, ये दोनों तो गांव वाले हैं, पर आप तो शहर से आए हैं ना, तो इन दोनों की बातों पर यकीन मत करना। कछुआ झट से कहता है, तो फिर तुम ही बता दो अमोदिता की क्यों काया तुम्हारा नाम बड़बड़ाए जा रहा है। अमोदिता कुछ सोचते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि जरूर पिछली रात काया ने कोई सा ऐसा सपना देखा होगा जिसमें मैं रही होगी और मेरी जान खतरे में रही होगी। वही सपना काया के दिमाग में रह गया होगा और वो मेरा नाम बड़बड़ाए जा रहा है। जो मेंटली कमजोर और इमोशनल होते हैं उनके साथ अक्सर यह प्रॉब्लम आती है कि नींद खुलने के बाद भी वो उनका नाम बड़बड़ाते रहते हैं, पर कुछ वक्त बाद सब ठीक हो जाता है। अमोदिता की बात सुनकर युग को अपने सपने की याद आने लग जाती है, जिसमें वो एक लड़की के साथ निर्वस्त्र अवस्था में रहता है और प्यार भरी बातें करता है। एक पल के लिए उसके मन में आता है कि वो अमोदिता को अपने सपने के बारे में बताए। हो सकता है कि अमोदिता उसके सपनों का कुछ तोड़ निकाल सके, पर अगले ही पर उसका मन बदल जाता है और वो सोचता है कि पता नहीं अमोदिता उसके बारे में क्या सोचे, कहेगी कि युग जी कैसी कैसी बातें करते हैं। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, ये काया तो बिंदु को प्यार करता है, तो इसे तुम्हारे सपने कैसे आ सकते हैं। अमोदिता कछुए पर चिढ़ते हुए कहती है, अब वो मुझे क्या पता, सपनों पर थोड़ी किसी का बस चलता है। भूलो मत कि हम चारों बचपन में साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हो सकता है कि बचपन की ही कोई बात याद आ गई हो और अब मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मुझे काया का चेकअप करने दो। इतना कहकर अमोदिता काया के पास जाती है और नाटक से उसके हाथ की नब्ज चेक करते हुए कहती है, नब्ज तो ठीक चल रही है, हो सकता है जो मैंने कहा था वही हुआ होगा। जब अमोदिता काया का हाथ ती है तो जैसे काया के बदन में एक बिजली सी कौंध जाती है और वो अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहती है, अमोदिता, मेरी अमोदिता तुम आ गई। अमोदिता,
इतना कहकर काया अमोदिता के नजदीक जाने लग जाता है। तभी अभिमन्यु उसे फिर से पकड़ते हुए कहता है, अबे कहाँ चिपक रहा है, दूर हट, अमोदिता से काबू रख अपने आप पर। अमोदिता घबरा जाती है, उसके समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वो अपना हाथ काया के माथे पर फेरते हुए कहती है, काया मैं ठीक हूँ, काया देखो मेरी तरफ, भूल जाओ अपने सपने को और अब आराम करो, सो जाओ काया सो जाओ। जैसे ही अमोदिता काया के सिर पर हाथ फेरती है और उसे सोने का बोलती है, का पर अमोदिता बड़बड़ाते हुए ही वापस बिस्तर पर लेटने लग जाता है और सो जाता है। 12 अभिमन्यु, कछुआ और युग ये तीनों ये सब देखकर दंग रह जाते। कछुआ काया को घूरते हुए कहता है, जब से हम सोने का बोल रहे थे तब तो नहीं सोया, अमोदिता के हाथ फेरते ही फट से सो गया। योग हंसते हुए कहता है, यही तो जादू होता है लड़कियों के हाथों में बेटा, मेन विल बी मेन। अमोदिता अपने मोबाइल में कुछ टाइप करते हुए कहती है, युग जी मैं ना आपको एक मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप ना उसे काया को दे देना, उससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा, वरना कभी कभी सपनों का असर देर तक रहता है। युग अपना मोबाइल चेक करते हुए कहता है, हाँ ठीक है अमोदिता, ले आऊंगा ये मेडिसिन में। बेड के पास ही एक शर्ट पेंट रखी हुई थी। कछुआ उसे उठाता है और उसकी स्मेल लेते हुए कहता है, यार युग ये तेरे कपड़ों में से तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तू इन्हें धोता नहीं है क्या? युग उन कपड़ों को देखते हुए कहता है, यार धोने के लिए ही तो निकाले थे, पर कल बहुत काम था तो धोना भूल गया, और इसमें से गंदी स्मेल इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे में कपड़े काया ने पहने हुए थे, भूल गया वो उस दिन बारिश में जब वो भीग कर आया था तो उसे मैंने अपने कपड़े पहनने के लिए दिए थे। कछुआ कहता है, हाँ याद आया, उसी दिन तो पहला कार्यक्रम जमा था, बिंदु ने टेस्टी टेस्टी खाना भी तो भेजा था। जब अमोदिता की नजर उन कपड़ों पर पड़ती है तो वो देखती है कि वो वही कपड़े थे जिसमें से उसने युग का बाल निकाला था। वो समझ जाती है कि वो कपड़े काया ने पहने थे, जिस कारण युग की जगह काया का बाल उसके हाथ लग गया था और टोटका काया पर हो गया था। अमोदिता वहां के हालत देखकर समझ जाती है कि उसका अब ज्यादा देर वहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। कभी भी अभिमन्यु और कछुआ उससे कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए वो वहां से जाने का मन बना लेती है और युग से इजाजत लेते हुए कहती है, अच्छा युग जी अब मैं चलती हूँ, माँ ने जल्दी लौटने बोला था। युग अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है अमोदिता, तुम्हारा थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता, हम तो परेशान ही हो गए थे। इसमें थैंक यू की क्या बात है युग जी, आपको जब मेरी जरूरत हो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं दूरी चले आऊंगी। इतना कहकर अमोदिता वहां से जाने लग जाती है। अंगूठे के नाखून की बलि देने के कारण अमोदिता लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। ये बात अभिमन्यु नोटिस कर लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, अरे अमोदिता, ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया और इस पर ये सफेद पट्टी क्यों बंधी हुई है? अमोदिता हकलाते हुए कहती है, वो अभिमन्यु, चोट लग गई। पुग भी हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा, चोट लग गई थी, पर कैसे? अमोदिता बहाना बनाते हुए कहती है, वो क्या है ना युग जी, जब मैं काम कर रही थी तो सिलबट्टा का पत्थर अंगूठे पर गिर गया था, उसी से लग गई। कछुआ अंगूठे को देखते हुए कहता है, सिर्फ अंगूठे पर ही चोट लगी, उससे और कहीं नहीं लगी। अमोदिता भिन्नाते हुए कहती है, तो तुम क्या चाहते हो कछुआ, कि हमारा पूरा पैर ही टूट आए? तुम्हारी ना बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है, बचपन में भी हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े रहते थे और अभी भी हर बात में तुम्हें टांग अड़ानी है अपनी। कछुआ कुछ नहीं कहता, बस शर्म से हंसते हुए अपना सिर नीचे झुका लेता है। अमोदिता वहां से चले जाती है। कुछ देर बाद काया को अभी तक होश नहीं आया था। युग, कछुआ और अभिमन्यु उसी के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। युग अपने मोबाइल पर अमोदिता का मैसेज देखते हुए कहता है, यार यहाँ आसपास मेडिकल स्टोर कहाँ पर है, काया के लिए मेडिसिन लेकर आ जाते हैं, जब होश में आएगा और यदि ठीक नहीं हुआ तो दे देंगे। कछुआ अपने हाथ से राइट साइड इशारा करते हुए कहते है, ये अपना मेंदी पथार है ना, वहां पर स्टेशन के पास में ही मेडिकल स्टोर है, वहां पर मिल जाएगी ये मेडिसिन। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा मेदिपचार,
अब मेडिसिन लेने के लिए इतने दूर जाना पड़ेगा, इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा यार। कछुआ हंसते हुए कहता है, जाना तो पड़ेगा ही ना, मेडिसिन थोड़ी अमोदता है कि तूने आवाज लगाई और वो फट से दौड़ी चले आएगी। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु भी हंसने लग जाता है। यो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कछुए की बचपन से हर किसी की टॉक खींचने की आदत थी। अभिमन्यु कछुए से पूछता है, अरे कछुए, ये एक मेडिकल स्टोर ये अपने रोगन का मुच्चा गांव में भी खुला है ना? अभी 1-2 ही महीने पहले ही। कछुआ कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ यार, और ये युग के बड़े पापा दिलीप अंकल ने ही तो उसका उद्घाटन किया था। वैसे भी गांव में कुछ भी चीज का इनॉग्रेशन हो तो युग के बड़े पापा को ही तो बुलाया जाता है। अभिमन्यु झट से कहता है, बुलाया क्यों नहीं जाएगा, आधे पैसे युग के बड़े पापा भी तो देते हैं पार्टनरशिप के तौर में। हाँ यार, ये भी है। मेरे तो समझ नहीं आता कि दिलीप अंकल के पास इतना पैसा आता कहाँ से है कि इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट करते जाते हैं, कुछ फायदा तो होता नहीं उनका। फायदा कैसे नहीं होता, गांव में उनका इतना मान सम्मान जो है। भूल मत बेटा, पैसा बोलता है, उनके सामने किसी की जुबान नहीं खुलती। हाँ यार, ये भी है, पर मुझे तो लगता है कि वो हवेली में जरूर कोई ना कोई खजाना गड़ा हुआ है जो उनके हाथ लग गया है। युग, तू ना उस खजाने के बारे में पता कर, फिर ये स्टार्टअप विस्टार्टअप खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना पैसा होगा ना तेरे पास, तू तो पैसे में खेलेगा ही, साथ में हम भी खेलेंगे। युग परेशान होते हुए कहता है, ये तुम दोनों किस खजाने की बात कर रहे हो और कौन सी हवेली? अभिमन्यु झट से कहता है, यार वही हवेली जिसमें तेरे बड़े पापा दिलीप अंकल रहते हैं। सुना है कई सालों पहले वहां उस हवेली में एक अघोरी रहा करता था जिसने कई सिद्धियां हासिल की थी और उसी की मदद से खजाने का अंबार लगा दिया था। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, खजाने का अंबार रहा? अभिमन्यु आगे की बात बताते हुए कहता है, हाँ यार, मैंने सुना है कि वो अघोरी लोगों से गलत काम मतलब टोना टोटका करवाता था और उसके बदले में उन्हें सोना चांदी दिया करता था, पर उसका मेन मकसद कुछ और था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या था उसका मेन मकसद? अभिमन्यु कहता है, मैंने सुना है कि उसका मेन मकसद ये था कि वो यक्षिणी पर काबू करना चाहता था। अभिमन्यु ने अभी इतना ही कहा था कि युग उस पर दूसरा सवाल दाग देता है, और वो यक्षिणी पर काबू करके क्या करना चाहता था। यार देख, जितना हम सबको पता है यक्षिणी के बारे में, उस हिसाब से यक्षिणी दूसरे लोक से आई थी और उसे कोई सा अभिशाप मिल गया था जिस कारण वो डायन बन गई थी। तो इस हिसाब से यक्षिणी के पास दैवीय और दैत्य दोनों शक्तियों थी। हो सकता है उन्हीं शक्तियों को हासिल करने के लिए वो अघोरी यक्षिणी पर काबू करना चाहता था, या फिर कुछ भी हो सकता है। मैं बस सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ, असली बात तो वो अघोरी ही बता सकता है। युग कुछ सोचते हुए पूछता है, अभी इस वक्त वो अघोरी कहाँ पर है? कछुआ युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उसे तो यक्षिणी ने मार दिया। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, यक्षिणी ने अघोरी को भी मार दिया? कछुआ अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ, दादी ने तो यही बताया था मुझे कि एक पूर्णिमा की रात उस यक्षिणी और अघोरी का आमना सामना हुआ था, जिसके बाद से ही अघोरी किसी को दिखा नहीं। लोगों का मानना है कि उसे यक्षिणी ने मार दिया था और अघोरी के मरने के बाद ही तो तेरे पापा के पापा ने जमीन बेचकर भी हवेली खरीदी थी। तुझे पता है, दादी बताती है कि पहले तुम लोग भी बहुत गरीब थे, पर जब से वो हवेली खरीदी थी तब से तुम्हारी किस्मत चमक गई थी। युग ये सब बातें सुनकर दंग रह गया था, क्योंकि उससे इन सब बातों के बारे में आज से पहले कुछ नहीं पता था। युग अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, यार अभी ना तुम दोनों ये सब छोड़ो, वैसे भी मुझे इन खजानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो पैसे अपने दम पर हासिल किए जाते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। अभिमन्यु, तू चल मेरे साथ रोनकोमुचा गांव के मेडिकल स्टोर। अभिमन्यु बेड पर से उठते हुए कहता है, हाँ चल। कछुआ डरते हुए कहता है, पर ये तुम दोनों मुझे इस ग्रेवयार्ड कोठी में अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? अभिमन्यु काय की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अकेले कहाँ छोड़कर जा रहे हैं, ये काय है ना तेरे साथ? कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, इसका होना ना होना एक समान है।
अभी ये तो बेहोश पड़ा हुआ है, पता नहीं किसने इसे मोहिनी दे दी। मैं नहीं रुकने वाला इसके साथ इस ग्रेवयार्ड कोठी में। युग परेशान होते हुए कहता है, कछुए तू ना बड़ा परेशान करता है। एक काम करते हैं अभिमन्यु, तू यहीं पर रुक जा, कछुए तू चल मेरे साथ। कछुआ खुश होते हुए कहता है, हाँ ये एकदम सही है अभिमन्यु, तू रुक जा यहाँ पर। अभिमन्यु, हाँ रुक जाऊंगा, मैं तेरी तरह नहीं हूं डरपोक। युग और कछुआ वहां से चले जाते हैं। इस तरफ जब अमोदिता अपने घर पर पहुंचती है और रजनी को सब कुछ बताती है कि टोटके का उल्टा असर हो गया है, तो रजनी अमोदिता पर बहुत गुस्सा करती है, वो आग बबूला हो जाती है। रजनी अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता, तुझे युग का बाल लाने के लिए बोला था और तू उस काय का बात लेकर आ गई। अमोदिता रोते हुए कहती है, माँ अब मुझे थोड़ी पता था कि युग जी के कपड़े उस कापर ने पहने हुए थे। तुझे कुछ पता ही कहाँ रहता है। पता होता तो यहाँ पर होती क्या, युग के कपड़ों में से बाल लाने की जगह उसके सिर का ही बाल तोड़ लेती। माँ इतना आसान थोड़ी है किसी का बाल तोड़ना, कितना कठिन होता है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे आज तक मैंने किसी का बाल तोड़ा ही नहीं है। तू कहे तो मैं लाकर दे हूं तुझे युग का बाल। अमोदिता खुश होते हुए कहती है, हाँ माँ, आप पहले ही ये कर लेती तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप ही ले आए ना युग जी का बाल। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, हो और युग से शादी भी मैं ही कर लेती हूँ और उसके साथ शहर भी मैं ही चले जाती हूँ और तू यहीं पर बोझ बनकर बैठी रह। अपनी माँ का गुस्सा देखकर अमोदिता एकदम चुप हो जाती है। रजनी अभी भी गुस्से से फूले जा रही थी। अमोदिता बड़ी हिम्मत करके रोता हुआ मुंह बनाकर कहती है, माँ प्लीज कुछ कीजिए ना। वो काया तो मेरा ही नाम बड़बड़ाए जा रहा था, बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर युग जी को समझाया है और यदि कल तक कापर नॉर्मल नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। काया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे खा ही जाएगा और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, प्लीज माँ कुछ कीजिए। इतना कहकर अमोदिता रोने लग जाती है। अमोदिता के आंसू देखकर रजनी को उस पर दया आ जाती है। रजनी भले ही कैसी भी हो, थी तो वो एक मोही माँ की ममता जाम ही जाती है। रजनी अमोदिता को समझाते हुए कहती है, आयुष चल ठीक है, अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर, अब एक ही रास्ता बचा है और वो ये है, हमें टोटेका तोड़ना पड़ेगा तभी तेरा जादू काया पर से उतरेगा। अमोदिता झट से पूछती है, और वो कैसे तोड़ते हैं माँ? आगे क्या हुआ सन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।